जा रहे हैं। विचारधारा है मैक्स ग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा। इस विचारधारा के प्रतिपादन लेखक मनोवैज्ञानिक डगलस मैकग्रेगर ने अपनी पुस्तक ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज में किया। उन्होंने मानव अभिवृद्धि और व्यवहार के संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं, विरोधी आपस में विचारधाराएं प्रस्तुत की। कहते हैं कि जो संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने उस मनोवैज्ञानिक अवधारणा का अध्ययन किया, उन्हें दो ग्रुप में डिवाइडेड किया। कहते हैं कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनकी सोच होती है सकारात्मक और दूसरी होती है ऐसे व्यक्ति जिनकी सोच होती है नकारात्मक। इसीलिए उन्होंने अपनी इस सकारात्मक मान्यताओं और नकारात्मक मान्यताओं को अलग अलग विचारधारा का नाम दिया। नकारात्मक विचारधारा का नाम उन्होंने एक्स दिया, जबकि सकारात्मक मान्यताओं वाली विचारधारा का नाम उन्होंने वाई दिया। मैक्स ग्रेगर के अनुसार कर्मचारियों की प्रवृत्ति का अध्ययन करके कि वह ऋणात्मक है या सकारात्मक है, इसके आधार पर हम एनालिसिस करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं एक्स विचारधारा क्या है। एक्स विचारधारा है वो कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक और निराशाजनक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। उनका ये मानना है कि मनुष्य जो होता है वो नेगेटिव सोचता है, निराशावादी दृष्टिकोण के होते हैं। वह उन मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करती है और ये विचारधारा उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करती है। इस विचारधारा की मान्यताएं कर्मचारी समूह में निम्न प्रकार से कि उनका मानना है कि एक औसत कर्मचारी जो है स्वभाव से क्या होता है, आलसी होता है। वह चाहता है कि कम से कम काम करें और काम से बचने का प्रयास करते रहते हैं, और काम करते भी हैं तो उसे क्या समझते हैं, अपने ऊपर एक बर्डन समझकर करते हैं। ज़्यादातर लोगों की यही मान्यता होती है। दूसरा होता है कि लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहना पसंद करते हैं, जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। तीसरे ऐसे कर्मचारी जो ऋणात्मक सोच रखते हैं वो होते हैं जो किसी भी प्रकार के चेंजेस को, परिवर्तनों को न तो एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं, और जब भी कोई नया कुछ भी डाला जाता है तो उसका विरोध करने लग जाते हैं। वे चाहते हैं कि जो चला आ रहा है उसको चलते रहने देना चाहिए, यही यूज टू हैं, हम उसको करना चाहिए। ये महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं, सृजनशीलता का इनमें अभाव आता है। कुछ भी सृजनशीलता, क्रिएटिविटी का इनमें बिल्कुल अभाव, कुछ भी नया नहीं करना चाहते हैं। कर्मचारी स्वार्थी होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। इनका संस्था के उद्देश्यों से या संस्था के प्रति लगाव नहीं, इनको सिर्फ अपनी तनख्वाह और अपने किए गए कार्य का प्रतिफल प्राप्त करने से मतलब होता है। इनसे कार्य कराने के लिए जैसे नकारात्मक सोच रखते हैं, ऐसों से कार्य कराने के लिए उन्हें दंड, भय, प्रताड़ना का सहारा लिया जाता है। और ये कर्मचारी आर्थिक या वित्तीय लाभों के लिए कार्य करते हैं। मतलब उनका सीधा सीधा मतलब होता है कि काम कर रहे हैं, पैसा दे दो, उसके बाद तो आप अपने घर और मैं मेरे घर। ठीक है, ये तो थी एक्स विचारधारा जो आपके नेगेटिव दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। दूसरी विचारधारा जो सकारात्मक विचारधारा जिसको कहा है इन्होंने, उसको इसने नाम दिया है वाई विचारधारा का। ठीक है, वाई विचारधारा है वे एक्स विचारधारा के बिल्कुल अपोजिट होती है। ये मानवीय संसाधनों के प्रति सकारात्मक रवैया प्रस्तुत करती है और कार्य वातावरण में पॉजिटिविटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो रोल होता है कर्मचारियों को, उसको अपना मुख्य आधार मानती है। इस संदर्भ में कर्मचारी के संबंध में जो मान्यता है कि जो इस विचारधारा के व्यक्ति होते हैं वो कार्य को स्वाभाविक और सहज मानते हैं, कार्य को करने के लिए उतावले रहते हैं, नवीन विधियों, परिवर्तनों के लिए बहुत अपनाना चाहते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं और चाहते हैं कि नया से नया सीखने को मिले। महत्वाकांक्षी होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकारते हैं, उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। नई क्रिएटिविटी होती है, वह स्वप्रेरित तथा स्वनियंत्रित होते हैं। उनको किसी को कहने सुनने की आवश्यकता नहीं होती, वे खुद ही नियमित सीमाओं में रहते हुए, नियंत्रित सीमाओं में रहकर कार्य करते हैं। ये कर्मचारी अपनी क्षमता और योग्यताओं को, जो उनके पास जो एबिलिटी है, कार्य करने की जो कैपेसिटी है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं और केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु काम नहीं करते, बल्कि आपने मास्लो की विचारधारा में पढ़ा है, ये चाहते हैं किसकी, स्वाभिमान, आत्मविश्वास,
प्राप्त करने हेतु कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये कार्य को पॉजिटिविटी में लेते हैं। तो आप इन दोनों विचारधाराओं को समझते हुए मैक्स गेगर कहते हैं कि आपके कर्मचारी किस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से उन्हें क्या किया जाना चाहिए, अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। मैक्स गेगर की एक्स और वाई विचारधारा आप हमेशा ध्यान रखें, एक्स विचारधारा नेगेटिविटी पर है, वाई विचारधारा सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी से रिलेटेड है। उसके साथ साथ पॉइंट हैं आपको याद करने हैं और नोट्स कॉपी में लिखने हैं। अब चलते हैं हमारी अगली विचारधारा के बारे में, जिसे हम कहेंगे विलियम ओची की जेड विचारधारा। अभिप्रेरणा की इस विचारधारा का प्रतिपादन जो है वह किया है विलियम जी ओची ने, जिन्होंने अपनी थ्योरी जेड में हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज नामक पुस्तक में, जो कि 1981 में पब्लिश हुई थी, उसमें इस विचारधारा का इन्होंने वर्णन किया। इनकी ये विचारधारा अमेरिका और जापान की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उसकी प्रबंध व्यवस्था के रिसर्च पर आधारित थी। इन्होंने इन दोनों का अध्ययन करके उनसे कुछ निष्कर्ष निकाले और अपनी इस जेड थ्योरी का क्या किया, प्रमोशन किया। जेड विचारधारा है वो जापानी और अमेरिकी प्रबंध का तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जापान ने बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ी तरक्की प्राप्त की है। अमेरिका ने शुरू से ही तरक्की विकसित राष्ट्र है, लेकिन जापान जहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी में बम डाले गए, बहुत सारी त्रासदियों से घटना, लेकिन फिर भी उसके यहाँ जो मैनेजमेंट था, डेफिनेटली उस मैनेजमेंट में कुछ न कुछ इतनी अच्छी अच्छाइयाँ थी कि उसने अपने आप को डेवलप कंट्री की श्रेणी में बहुत आगे लाकर खड़ा किया। इन दोनों की अच्छाइयों को जापान और अमेरिका की कंपनियों को इसमें इन्होंने शामिल किया अपनी विचारधारा पर, और ओची ने मूल रूप से इस विचारधारा में जापानी प्रबंध की उन विशेषताओं का उजागर किया है जिसकी वजह से वह कंपैरेटिवली अमेरिकन मैनेजमेंट से जापानी मैनेजमेंट अच्छा माना। जापान की एक और बात बताएंगे, जापान में कार्य करने वाले जो मानवीय संसाधन होते हैं वे अपने कार्य के प्रति बड़ी सकारात्मक सोच रखते हैं। उसके पीछे कारण है वहाँ का मैनेजमेंट। वहाँ पर जब भी कोई मांग है, डिमांड है कर्मचारियों में डेफिनेटली होती है, तो वो लोग कभी भी अपने प्रोडक्शन के काम को रोककर, यानी देश की प्रोडक्टिविटी को घटाकर, जीडीपी को घटाकर उस कॉस्ट पर अपनी डिमांड्स को नहीं करते। वे कहते हैं काम होते रहना चाहिए और हमारी डिमांड भी पूरी होनी चाहिए। तो जब भी मान लीजिए उनकी कोई डिमांड होती है और उनके प्रबंधकों द्वारा नहीं मानी जाती है तो विरोध करने का तरीका उनके पास भी है, लेकिन वो हमारे इंडिया के लोगों की तरह नहीं हड़ताल, तालेबंदी, आगजनी करी और चलो काम बंद। उससे क्या होता है, मशीनों का भी नुकसान, इंडस्ट्री का भी नुकसान होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, कहते हैं अगर किसी भी तरह का नुकसान है उठाना तो हमें ही होता है। तो ये अपने विरोध को करते हैं। जैसे कि आज मान लीजिए जापान में कोई कंपनी अपनी उसके कर्मचारी कोई डिमांड रखते हैं तो ये अपने हाथ पर खाली बेल्ट बांध लेते हैं। जब भी मालिक या प्रबंधक जाएंगे तो उनको महसूस होगा कि ये विरोध कर रहे हैं, इनको किसी चीज़ की डिमांड है, तो बैठ कर बुलाकर बात की जाती है और उसको सॉल्व करने का। इससे क्या होता है, न तो मालिक का नुकसान होता है न कर्मचारी का नुकसान होता है। तो विलियम ओची के अनुसार जापानी प्रबंध का मूल आधार क्या है, उनका है ट्रस्ट। सबसे पहला विश्वास, मर्मज्ञता और आत्मीयता। और इन्हीं तीनों अभिप्रेरक, ये जो तीनों तत्व हैं, ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन के एलिमेंट्स होते हैं जिससे हम कर्मचारियों को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। उनकी मान्यताओं में सबसे पहला पॉइंट आता है आजीवन रोजगार योजना। आजीवन रोजगार योजना के अनुसार है कि जितने भी कर्मचारी संस्था में हों उनको जीवन पर्यंत रोजगार दिया जाना चाहिए। अर्थात कि किसी भी कर्मचारी को एक बार संस्था में अपॉइंटमेंट मिलती है तो चाहे कंपनी किसी भी काल से क्यों ना गुजर रही हो, आप उसकी जबरन छुट्टी या छटनी ना करें। संस्था घटाकर भी, घाटा उठाकर भी अपने कर्मचारियों को बनाए रखने का प्रयास करेगी तो कर्मचारियों को भी लगेगा कि हमें भी अपनी वफादारी और निष्ठावान होकर संस्था का साथ देना चाहिए। तो वो अपने आप मोटिवेट होंगे क्योंकि उनको एक रिलैक्सेशन मिलेगा कि चाहे कितनी भी बुरी स्थिति आए मालिक हमें नहीं हटाएगा, तो वो अपना सर्वज्ञ क्या करेंगे, संस्था के लिए समर्पित कर देंगे। तो ये होती है आजीवन रोजगार योजना जो विलियम ओची के होता है, कर्मचारी को जीवन पर्यंत रोजगार देने से संबंधित। दूसरा थी मंदीकाल में मूल्यांकन और पदोन्नति। ओची ने अपने निष्कर्षों में बताया कि जापानी प्रबंधक मानते हैं कि उत्पादकता किसी एक व्यक्ति की देन न होकर जितने भी व्यक्ति उसमें कार्य कर रहे होते हैं उनके सामूहिक प्रयासों का परिणाम होती है।
किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि के आधार पर उसे पदोन्नत न देकर उसे इस आधार पर पदोन्नत किया जाना चाहिए कि वह कार्य समूह में किस प्रकार से अभिप्रेरित करता है। यहाँ उल्लेखनीय ओची कहते हैं कि लंबवत पदोन्नति के स्थान पर समानांतर पदोन्नति दी जानी चाहिए। जापानी प्रबंधक सामान्यतः किसी एक व्यक्ति को रोजगार से हटाते नहीं। उनकी मान्यता है किसी व्यक्ति के गुण अवगुणों का मूल्यांकन करने के लिए 1-2 वर्ष का समय है वो पर्याप्त नहीं है, वो बहुत कम है। कहते हैं किसी व्यक्ति को अगर आपको वैल्यूएट करना है तो कम से कम उसको 10 साल काम तो करने दीजिए, तब उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि ये वास्तव में प्रोडक्टिविटी दे रहा है या नहीं। हम छोटे से समय में, एक टीचर क्लास में आता है पढ़ाने के लिए नया, हम उसको 1 पीरियड 2 पीरियड डेमो देता है, नहीं हमें इससे नहीं पढ़ना, ये अच्छा नहीं है। तो एक दिन में तुमने क्या निकाल लिया टीचर का? एक दिन में टीचर आपको क्या दे देगा? कुछ नहीं देगा। तो आपको उसको थोड़ा वक्त देना चाहिए, मैनेजमेंट को भी उसे वक्त देना चाहिए। तो प्रथम मूल्यांकन के लिए जापानी जो मैनेजमेंट है वो ये मानते हैं कि 10 वर्षों की सेवा के पश्चात कर्मचारियों का प्रथम कार्य मूल्यांकन किया जाना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट आता है जीवन वृत्ति पर। इसमें मानना है कि प्रबंधकों की विशेषताओं पर अधिक ध्यान और बल नहीं दिया जाना चाहिए। ये विचारधारा ये मानती है कि कर्मचारियों की जीवन वृत्ति पथ का निर्धारण गैर विशिष्टीकृत आधार होना चाहिए। जापान में हमेशा ये प्रयास रहता है कि प्रबंधक को नहीं कि हाँ मैं सुपर स्पेशलाइजेशन इस चीज़ में हूँ और इससे मैं अपने आप को आगे बढ़ा लूँगा, इसी से प्रमोशन ले लूँगा। उनका मानना है कि कर्मचारी को ये देखना चाहिए कि वे समस्त विभाग उसके अंदर मल्टी टैलेंटेड हो, मतलब हर विभाग का वो कार्य समझे, बार बार में उसको बदल बदल कर कार्य कराएं। इस नीति को रखना चाहिए ताकि वे व्यक्ति केवल एक सुपर स्पेशलाइजेशन बनकर उस पर अपना कैरियर ओरिएंटेड नहीं बनकर वो बने कि वो मल्टी टैलेंटेड हो, कि आप उसे कोई भी काम दें। और यही कारण है कि जापान में कर्मचारी को आप कोई भी काम दो, किसी भी क्षेत्र में लगाओ, वो बहुत बेहतर काम करता है और मैनेजमेंट को खुश कर देता है, मोटिवेट होता है। उसको लगता है ना मुझे जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो वो क्या होगा, अभिप्रेरित होगा और अपना सब कुछ आपके लिए लगा देगा। मानवीयता पर बल अगला पॉइंट है। विचारधारा ये भी स्पष्ट करती है कि प्रबंधकों को कर्मचारियों को पूर्ण ध्यान देना चाहिए। कर्मचारियों को केवल कार्यस्थल तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसके साथ उनके सुख दुख में, उनके परिवार के साथ, उनकी रुचि महत्वाकांक्षाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके साथ एक मानव होने के नाते मानवीयता का व्यवहार भी करना चाहिए। केवल ये नहीं कि कर्मचारी है बस कर्मचारी तक रिश्ता रखें। अरे एक कर्मचारी की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हमारे कार्य को इफेक्ट कर सकती है, तो आप उसके साथ मानवता का पूर्णतः व्यवहार भी करें। तो ये जो विचारधारा है ये मानवीयता पर भी बल देती है। सामूहिक निर्णय की विचारधारा के बारे में बताते हैं। विचारधारा कि संस्था में कर्मचारियों को निर्णय में भी क्या बनाया जाना, भागीदार। एक तो होता है कि टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है और थोप देता है। इनका मानना होता है कि जब भी हम कोई डिसीजन लें तो संस्था के जो कर्मचारी है उनसे सलाह और सुझाव हम मांगते रहें। ऐसा करने से क्या होता है कि कर्मचारी जो है प्रत्यक्ष रूप से आपसे जुड़ते हैं, मोटिवेट होते हैं, उन्हें लगता है हम भी वैल्यूएबल हैं, हमारे भी वैल्यू है संस्था में। ऐसे करने से क्या होता है कि आपसे मिलजुल कर जब निर्णय लेते हैं, सहारा लेते हैं, तो कर्मचारी क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं और ज़्यादा लगन से कार्य करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, मानव संसाधन विकास। इस विचारधारा के अनुसार कर्मचारी कार्य के प्रति लगन उत्साह पैदा करने के लिए मानव संसाधन विकास की योजना, यानी कर्मचारियों में मैंने आपको पहले भी बताया अपार क्षमताएं छिपी हुई होती है। आपको उनको पहचानना है कि इससे हम क्या करवा सकते हैं, जो उसे खुद को नहीं पता। आपको ढूंढनी होगी कि इसमें क्या क्या क्षमताएं, और हम उसको शिक्षण प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देकर, उसको मोटिवेट कर कर, उसे सिखा कर कर्मचारियों को हम क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। और जब कर्मचारी को लगेगा कि मुझ में बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो वह क्या करेगा, कार्य समृद्धि, कार्य संवर्धन के अंदर आगे आएगा और विकास के मार्ग आपके लिए भी प्रशस्त करेगा। और लास्ट पॉइंट जो आता है वो अनौपचारिक नियंत्रण। जेड विचारधारा जो है विलियम ओची की, वह कहती है कर्मचारियों के साथ अनौपचारिक संबंधों का निर्माण करके उन पर अनौपचारिक तरीके से नियंत्रण करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। इसे तो प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों में विश्वास सहयोग की भावना पर बल देना चाहिए। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि जेड विचारधारा अभिप्रेरण के नए दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करती है। ये विचारधारा मूल तत्व है पारस्परिक विश्वास, स्नेह और सहयोग।
तो आज हमारा ये चैप्टर जो है अभी प्रेरणा कंप्लीट किया है। आप सभी को इंडिविजुअल मुझे बताना है जेड विचारधारा के बारे में, मैक्स क्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा के बारे में,